राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो आप लोगों ने राष्ट्रपति जब पढ़े होंगे, उस वीडियो में हमने बताया है कि वहाँ पर केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन वह महान्यायवादी अपने कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के सलाह एवं सहायता एवं कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार प्रदेश में या हमारे मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता को तो नियुक्त राज्यपाल करते हैं, लेकिन वह अपना कार्यकारी सलाह एवं विधिक सहायता राज्य को प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य का वह सर्वोत्तम एवं विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो उसकी नियुक्ति 165 के तहत किया जाता है। और इसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और वह विधि स्वरूप के अन्य कर्तव्य का पालन करे जो राज्यपाल समय समय पर निर्धारित करते हैं। महाधिवक्ता हैं जो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वह राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी जो कि हर एक न्यायालय में उसे बोलने या भाषण देने या फिर सदन के दोनों सदनों में उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन वह अपना मत नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं चुना गया है। उसे राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत या चुना गया है। उसी प्रकार राज्यपाल के अंतर्गत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो वह अपना विधायी कार्यकारी राज्य सरकार को प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार का वह एक वकील की तरह कार्य करता है, उसे सलाह एवं सहायता देने का कार्य करते हैं, लेकिन वह अपना मत नहीं दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे राज्य विधानमंडल के विषय में। तो राज्य विधानमंडल जो कि इनका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार केंद्र में 2 सदन हैं, एक को हम बोलते हैं राज्यसभा एवं एक को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं, और वहीं पर राज्यसभा है उसे हम उच्च सदन के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे स्टेट में
दो सदन होते हैं, इसे हम एक को विधानसभा कहते हैं और एक को विधान परिषद कहते हैं। ये दोनों को सम्मिलित रूप ही राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। यहाँ पर दोनों को समराइज करके एक ही शब्द में जोड़ दिया गया है, राज्य विधानमंडल। इन दोनों की चर्चा एक ही अनुच्छेद 168 में है, लेकिन आगे चल के उसका डिफाइन किया जाता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है कि 168 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में देखें तो बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं दो सदनी विधानमंडल, शेष राज्य में एक सदनी विधानमंडल है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हो। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जिन राज्यों में दो सदनी है वहाँ पर विधानमंडल के अंतर्गत एक तो विधानसभा होगी और वहीं दूसरा जो कि विधान परिषद होगी। तो इन राज्यों में बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में दो सदनी हैं। तो इसलिए यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और जिन राज्यों में एक सदन है तो वहाँ केवल विधान सभा ही है। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद, यहाँ पर विधान परिषद की चर्चा जो की गई है अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। इसमें अनुच्छेद 171 में किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य हैं 1/3 से अधिक विधानमंडल की संख्या के संबंध में किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से 40 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 से कम नहीं है, उससे अधिक हो जाए तो चलेगा। भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद की रचना के संबंध में संशोधन कर सकती है। इसमें कहा गया है कि संसद जो है विधान परिषद के बारे में तो संशोधन कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है, उसमें मेंबर ऐड कर सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ संसद के पास हैं। विधानमंडल के निचले सदन को हम विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन जो कि विधान परिषद को कहा गया है। ये तो राज्य की सिस्टम है। वहीं केंद्र के सिस्टम में देखें तो केंद्र के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा होती है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा एवं राज्यसभा होती है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा एवं विधान परिषद होती है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद में जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उसे कहाँ कहाँ सेट किया जाता है उसका हम यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे कि उसमें 1/3 सदस्य जो हैं स्थानीय संस्था यानी वह स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसमें नगर पालिका आ जाते हैं, जिला बोर्ड एवं राज्य की अन्य संस्थाएं शामिल हैं। ये सदस्य मिल करके परिषद में शामिल होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा है कि 1/12 सदस्य हायर सेकेंडरी यानी उच्च शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे हों ऐसे अध्यापकों को निर्वाचित करते हैं। पहला कंडीशन ये है कि स्थानीय लोग जो हैं उनको मेंबर के रूप में चुना जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा में जो भी अध्यापक काम कर रहे हैं या पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। और तीसरा टर्म कंडीशन है कि 1/3 सदस्य जो कि राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा
उन व्यक्तियों में से निर्वाचित हो जो कि राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। 1/3 सदस्य जो हैं कि वे विधानसभा में सम्मिलित नहीं हैं, उसे राज्य विधान परिषद के अंतर्गत निर्वाचित किया जा सकता है। ये रहा तीसरा कंडीशन। और चौथे कंडीशन में हम देखते हैं, चौथे कंडीशन में है कि 1/6 जिसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल उन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विधानसभा। आपने विधान परिषद के बारे में तो समझा भी, क्योंकि उसका आर्टिकल 169 के तहत वर्णित किया गया है। अब हम विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि विधानसभा जो है या निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। क्योंकि यह निचले सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि जनता इसमें डायरेक्ट अपना सदस्य के रूप में चुनता है और वही सदस्य आगे जाकर मेंबर, विधायक के रूप में या एमएलए के रूप में उस व्यक्ति को काम करके या फिर जवाबदेही के रूप में वह कार्य करता है। इसीलिए कहा गया है विधानसभा को निचले सदन कहा गया है। निचले सदन को विधानसभा कहते हैं, जो कि राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती हैं। विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य होना आवश्यक है। राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है। – 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा एवं उनकी जनसंख्या तथा उनके आरक्षण से संबंधित बंद है 1971 की जनगणना के अनुसार लागू की जाएगी। विधानसभा में मेंबर देखें तो 500 हैं। इसमें लिमिट रखा गया है कि अधिक से अधिक 500 होना चाहिए, लेकिन यदि 500 नहीं भी हैं, कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, क्योंकि यदि 60 से कम है तो वह विधानसभा सदस्य नहीं चल पाएगी। और इसमें कहा गया है कि विधानसभा की सदस्य संख्या जो है राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। यह जनगणना यानी परिसीमन आयोग कब जारी किया है? 1971 की जनगणना के अनुसार किया है। और इसमें निर्धारित किया गया है कि 2026 तक यानी कि निर्वाचन सीमा में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। राज्य चुनाव में एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसमें राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसमें भी कार्यकाल अनुच्छेद 172 में इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वहीं विधान परिषद की चर्चा करें तो वहाँ पर उनका कार्यकाल 6 वर्ष होती है। और उसमें क्या या कि हर दूसरे साल उसमें सदस्य जो हैं अपना अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके बदले में नए मेंबर को ऐड किया जाता है विधान परिषद के अंतर्गत। इसलिए वह सदस्य कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसमें हर दूसरे साल मेंबर ऐड किए जाते हैं और 2 साल बाद उन मेंबरों को अवकाश ग्रहण यानी छुट्टी उन्हें दी जाती है। विधानसभा यह निश्चित समय से भी पहले राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।
हमने पहले ही कहा है कि ये निचले सदन है और इसे भंग किया जा सकता है। तो इसमें यदि 5 साल से पहले भी राज्यपाल चाहे तो इसे भंग कर सकती है, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, राज्यपाल इसको कभी भी भंग नहीं कर सकता है। विधान परिषद का चुनाव एक ही समय नहीं होता है, बल्कि हर 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अतः विधान परिषद का हर सदस्य 6 साल तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। अब इनकी योग्यता के बारे में हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 173 में कहा गया है इनकी योग्यता के बारे में कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा चुनने की योग्यता 25 वर्ष किया गया है, और वहीं पर हम चर्चा करें कि विधान परिषद के चुनने के सदस्य क्या है। तो विधान परिषद में जो भी सदस्य जाते हैं उनकी आयु 30 वर्ष रखा गया है। वह संसद द्वारा यह सभी योग्यता को पूर्ण करते हुए वह विधान परिषद में जाते हैं। अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ये खास बात यही है कि चाहे हम लोकसभा की चर्चा करें या फिर विधानसभा की, दोनों में ही सेम कंडीशन है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी प्रकार विधानसभा में भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल हमने सेम ही तुलना करके बताया है। विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 182 से 185 विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित है। इसमें वेतन भत्तों की चर्चा की गई है। 186 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया गया है। कार्य एवं संचालन, यहाँ पर अनुच्छेद 188 में इनका कार्य संचालन के बारे में बताया गया है कि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख या उनके चुने हुए व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं या विधान परिषद में नहीं किए जाते हैं। विधान परिषद को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के लिए विधेयक को अपने पास वह रोक सकती है। मान लीजिए कोई बिल या विधेयक पारित करवाना है, तो पहले मान लीजिए कि विधानसभा में गया और वहाँ पारित हो गया। इसके बाद उसे भेजा गया विधान परिषद में, तो विधान परिषद ने अपने अनुसार उसे 14 दिन तक तो रख लिया और वह बिल को रोक दिया। उसने न तो वहाँ पर अपना कोई सुझाव दे रहा है न उस बिल को वापस कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विधानसभा यह मान लेता है कि वो विधान परिषद में पारित हो गए हैं, क्योंकि उसे इतना अधिकार नहीं है कि उस बिल को उन्होंने खारिज कर सकें। उसे केवल रोक सकती है, इतना ही उसे अधिकार है। अब आगे चलते हैं, हम राज्यपाल की वीटो की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल
कोई भी विधेयक यदि उनके पास जाते हैं तो उन्हें किन शक्तियों के माध्यम से अपने अधिकारों को दर्शाते हैं। तो विधेयक को राज्यपाल या विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर राज्यपाल निम्नलिखित कोई कदम उठा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई विधेयक विधानसभा या विधान परिषद ये दोनों में पास हो गए। अब वही बिल जाता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक को अनुमति दे सकता है और वह चाहे तो विधेयक को अनुमति देना विदारित करता है। विदारित का अर्थ यही है कि वो अनुमति देने से मना कर सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि वो विधेयक को अपने पास रख सकता है, न उन्होंने कोई उत्तर दिया अपने पॉकेट में रख लेता है। और फिर कहा गया है कि धन विधेयक से भिन्न किसी भी विधेयक को वह संदेश के साथ लौटा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि धन विधेयक है तो राज्यपाल को साइन इसमें करना ही करना है, और यदि धन विधेयक के अलावा है तो राज्यपाल विधेयक को वापस लौटा सकता है या अपने पास कुछ समय के लिए रख सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए वो पुनः दोबारा वापस लौटा सकते हैं। लेकिन एक और टर्म कंडीशन है कि वह धन विधेयक को कभी भी लौटा नहीं सकता है। इतना फैक्ट आप लोगों को अच्छे से याद में रख लेना चाहिए कि साधारण विधेयक हो या विधायी शक्तियाँ हों, उनके अंतर्गत तो राज्यपाल अपना अधिकार प्रयोग कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में कोई अपना अधिकार नहीं दर्शा सकती है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल उसे अपने पास रखना या वापस करना ये राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है। अब हम साधारण विधेयक की चर्चा करते हैं। साधारण विधेयक में क्या होता है कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई बिल मान लीजिए साधारण है तो साधारण बिल को कहीं भी पास कर सकते हैं, चाहे विधान परिषद में हो या फिर विधानसभा में। इसमें कोई निर्धारित नहीं है कि केवल विधानसभा में ही पारित हो या पहले हो, कहीं भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में विधान परिषद को एकमात्र शक्ति है कि वह कुछ अवधि तक विधेयक के पारित होने की विलंबित कर सकता है। विधान परिषद केवल एक विलंबनकारी सदन है। यह धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक वह एवं अन्य को 3 माह तक रोक सकती है। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक यदि जाता है उनके पास तो मात्र उन्हें 14 दिन यानी 40 दिन का समय लगता है। बाकी वह यदि कोई अन्य विधेयक है या साधारण विधेयक है तो मान लीजिए 3 माह तक वो रोक सकता है। और इसकी अधिक वह रोकता है तो उसे ऐसा मान लीजिएगा कि वहाँ से पास हो गई।